फर्स्ट MCQ देखें, द कंपाउंड विच डज नॉट हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो सबसे पहले हमें इन सब जो हमारे पास MCQ दिए हुए हैं उन्होंने ऑप्शंस, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है एस्टिक एसिड, अल्फ़ा पे है एस्टिक एसिड, उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4O2। बीटा पे है मेथनॉल, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2O मेथनॉल। देन चार्ली पे लैक्टिक एसिड, उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6O3। एंड डेल्टा पे है मेथनॉल, दैट इज CH4O। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये अल्फ़ा बीटा एंड चार्ली है, अगर हम इन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो CH2O होगा, जबकि हमारे पास जो मेथनॉल है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा राइट आंसर होगा। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। सेकेंड MCQ देखें, कहते हैं 56 ग्राम ऑफ फेरस रिएक्ट एंड 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस फेरिस ऑक्साइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। देन हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। हमारे पास स्फेरिक, पहले हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब उन्होंने यहाँ पे हमें मैस कितना दिया है इसका 56 ग्राम, मोलर मैस इसका होता है 55। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 1 मोल बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे मैस ओवर मोलर मैस। ऑक्सीजन का हमें मैस उन्होंने दिया हुआ है 24 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मैस है 32। हमारे पास तकरीबन बन जाता है ये 0.75 मोल्स। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मोल रेशो को कंपेयर करेंगे फेरिस ऑक्साइड एंड फेरस की। तो फेरस एंड फेरिस ऑक्साइड, इनकी मोल रेशो को कंपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पे 4 मोल्स हैं तो इसके 2 मोल्स होते हैं। अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके 1 मोल्स होंगे। अगर ये 1 मोल होगा तो ये 0.5 मोल होगा। मीन 1 मोल ऑफ फेरस प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ फेरिस ऑक्साइड। दैन हम रेशो कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन की एंड फेरस ऑक्साइड की। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मोल्स हैं, ये देखिए इक्वेशन में, और यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो अगर ऑक्सीजन के 1 मोल होगा तो ये 2/3 होगा। हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन के दिए हुए हैं 0.75 मोल्स। तो अगर ये 0.75 मोल्स होंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये 0.5 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। मीन दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गए हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली राइट आंसर होगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट थर्ड हम अपना MCQs देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 500 cm3, 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन dm3। यहाँ पे वॉल्यूम cm3 में है तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन cm3 मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलैरिटी अब उन्होंने हमें दी हुई है 0.2, तो मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे 0.2। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, वॉल्यूम इन cm3 में हमारे पास है 500 एंड मल्टीप्लाई विद 1000। तो ये 2 0 से कैंसिल होंगे, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं हमारे पास 0.1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0.1 अल्फा राइट आंसर है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। तो हमारे पास 0.1 मोल्स जोन से वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, कहता है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% एंड वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट विल बी डिजोल्व इज। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। DMQ में हमें परसेंटेज दी हुई है उन्होंने और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DMQ। तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलैरिटी। बट हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी नहीं है तो हमें पहले मोलैरिटी फाइंड करना पड़ेगी।
उन्हें यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया परसेंटेज दी गई है डेट इज़ 10% ग्लूकोज। अगर आपको परसेंटेज दी गई हो और आपने मोलैरिटी फाइंड करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब परसेंटेज हमारे पास कितनी है, सॉरी मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर वेट, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास है 10, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलिक्यूलर वेट होता है ग्लूकोज का 180, तो मैं इसको 180 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.55। तो ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी इन मोल पर DM क्यूब। हमारे पास मोलैरिटी आ गई तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, मोलैरिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम इन DM क्यूब आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं, उन्होंने 1, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.55 पे, दैट इज़ मोलैरिटी, तो हमारे पास 1.8 DM क्यूब वॉल्यूम आ जाता है। तो देखिए कौन सा आंसर राइट है, तो यहाँ पे जी बीटा राइट आंसर है हमारे पास 1.8 DM क्यूब। नेक्स्ट देखें जी 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 सेल्सियस। तो हमारे पास वेपर प्रेशर जोन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। अब इसमें जो आइसोपेंटेन है इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक है और इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है वो तकरीबन 580 होता है टॉर। जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है इसका 160 टॉर होता है बट एट 25 सेल्सियस, और जो ग्लिसरॉल है उसका होता है 0.0016 टॉर, और जो मर्करी है इसका होता है 0.0017। तो देखिए हमारे पास जो आइसोपेंटेन है इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरोफॉर्म, देन मर्करी एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर सबसे कम है, इट मीन इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज स्टेट। अब यहाँ पे की पॉइंट है जी ओनली इन फ्यूज स्टेट। अब आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्यूज एंड मोल्टन स्टेट के अंदर। जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। सिमिलरली जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं वो भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं ये हमारे पास कंडक्टर होते हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट उन्होंने कहा है ओनली इन फ्यूज स्टेट। तो हमारे पास देखें जो फ्यूज स्टेट में वो जस्ट आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है अल्फा राइट आंसर होगा हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट MCQ देखें जी, द शेप ऑफ P बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। अल्फा पे देखें जी स्फेरिकल है, स्फेरिकल होती है S ऑर्बिटल की, डम्बल होती है P ऑर्बिटल की, एंड डबल डम्बल एंड सोया सॉस होती है D ऑर्बिटल्स की। तो उन्होंने पूछा है PY ऑर्बिटल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, तो हमारे पास बीटा यहाँ पे राइट आंसर होगा डम्बल। नेक्स्ट MCQ देखें दी सब शेल विद लोएस्ट एनर्जी। तो हम यहाँ पे N+L रूल को देखेंगे, N+L रूल। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, हमारे पास अल्फ़ा पे है 7S, बीटा पे है 5D, चार्ली पे है 6P एंड डेल्टा पे है 4F। तो इनको सब सम अप कर देखिए, ये N वैल्यू है, ये इसकी N+L वैल्यू है। तो 7S का मीन है 7S 7 + 0, 5D का मीन है 5 + 2, तो ये भी 7 आ जाएगा। फिर आ जाता है 6P 5 + 1 7 आ जाए, 6 + 1 7 आ जाएगा। एंड 4F होता है 4 + 3 7। तो तीनों की देखें जी हमारे पास एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है अकॉर्डिंग टू N+ रूल, लेकिन N रूल कहता है दैट ऑर्बिटल इज प्लेस्ड फर्स्ट हुज N वैल्यू इज स्मॉल। तो यहाँ पे N वैल्यू देखिए किसकी स्मॉल है, 4F की। तो इसका ट्रेंड देखें क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास 4F आएगा, उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर 5D है, फिर 6P है, देन 7S। मीन 7S की एनर्जी सबसे ज़्यादा है एंड 4F की एनर्जी सबसे कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कौन सा आंसर राइट है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा राइट आंसर है कि 4F की एनर्जी सबसे कम है। नेक्स्ट है जी, द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ मिनिमम। किसमें मिनिमम होगी, तो इथेन की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, इथीन की होती है 133 पिकोमीटर, इथाइन की होती है
120 पिकोमीटर एंड बेंजीन की होती है 139 पिकोमीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी है, मिनिमम उसने पूछा है, तो यहाँ पे इथाइन राइट आंसर है। इथाइन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा किसकी है, इथेन की। तो इथेन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन बेंजीन, बेंजीन के बाद आ जाता है हमारे पास इथीन एंड लास्ट पे है इथाइन। तो इथाइन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो हमारे पास चार्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन विच इम्पार्ट्स नॉन कोप्लेनर ज्योमेट्री इन अ मॉलिक्यूल। तो देखिए जी, ये एसपी के अंदर हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होती है, प्लेनर ज्योमेट्री है, ये भी इसमें भी प्लेनर होती है। DSP3 में स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर। और हमारे पास SP3 है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो हमारे पास देखें तीनों की ये जो अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं, जबकि SP3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से एक नॉन कोप्लेनर ज्योमेट्री है। तो चार्ली हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, द एंथैल्पी चेंज इन बॉन्ड कैलोरीमीटर इज मेजर्ड एट। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ली राइट आंसर है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो सा है हमारे पास वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमें मेजरमेंट्स देता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो सा है वो ग्लास कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर मेजर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली राइट आंसर है। 12 MCQs देखे जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस हैव सेम वैल्यू। अल्फा पे न्यूट्रलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर आयनिक सब्सटेंसेस, एंड चार्ली पे एसिड ऑलवेज गिव प्रोटॉन एंड बेस ऑलवेज फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन। The delta is the right net chemical change in involve the combination of hydrogen and hydroxide ion। तो हमारे पास मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास सोडियम आयंस की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोक्लोराइड आयंस की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास जो नेट चेंज हो रहा है वो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। बेसिकली नेट चेंज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस टू फॉर्म वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा पे है कैल्शियम सल्फेट, बीटा पे है लेड सल्फेट, चार्ली पे है कॉपरस सल्फेट एंड डेल्टा पे मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारे पास जो क्यूप्रस आयन है, क्यूप्रस सल्फेट है, यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन। कैथोड पे हमारे पास कॉपर एंड एनोड पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली राइट आंसर होगा। 14 MCQs देखें, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एट स्टैंडर्ड कंडीशन हायर इज दी। तो हमारे पास अल्फा पे रिडॉक्स पोटेंशियल, बीटा पे रिडक्शन पोटेंशियल, चार्ली पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, डेल्टा पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना हमारे पास लोअर वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देन चार्ली इज द राइट आंसर। 15 MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इनकरेक्ट। अल्फा पे जी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है वो KW वैल्यू देती है, तो ये भी ठीक है। बीटा पे PK माइनस PKB इज इक्वल टू PKW, तो ये गलत है यहाँ पे। चार्ली पे चार्ली वाली भी ठीक है एंड डेल्टा वाली भी ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास अगर मैं PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, तो ये हमारे पास होती है। तो यहाँ पे बीटा राइट आंसर है, ये इनकरेक्ट है। 16 MCQs देखें जी, इन केस वेयर एन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन इज अल्फा पे एसिडिक, बीटा पे बेसिक, चार्ली पे न्यूट्रल एंड डेल्टा पे अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी इट मीन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो बीटा राइट आंसर है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दे देन अल्फा इज द राइट आंसर। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन देन चार्ली इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा राइट आंसर होगा। 17 MCQ देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास अल्फा पे 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो बीटा पे सेकंड ऑर्डर, चार्ली पे फर्स्ट ऑर्डर, देन डेल्टा पे थर्ड ऑर्डर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, मीन 1/0 - 1, तो ये बन जाएगा A, मतलब दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हाफ लाइफ जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अल्फा राइट आंसर होगा यहाँ पे। जो हमारे पास है बीटा पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर पे जो है वो तो डिपेंड करता ही नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और थर्ड ऑर्डर है वो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अल्फा राइट आंसर है 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है 18 MCQ, द रेट ऑफ रिएक्शन इन वॉल आयंस कैन बी स्टडीड बाय अल्फा पेयर डाइलेक्ट्रोमेट्रिक। अगर तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है तो उससे हम जो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं उससे हम डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में चेंज आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में चेंज आता है तो हम उससे रिफ्रैक्टोमेट्रिक से मेथड से मेजर करते हैं। अगर आयंस में चेंज आ जाता है तो हम उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम यूज़ करें तो उसको हम ऑप्टिकल रोटेशन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसने आयंस की बात की है, तो जहाँ पे चार्ली राइट आंसर होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरॉन अल्फा पे है, बीटा पे कार्बन है, चार्ली पे नाइट्रोजन है, डेल्टा पे ऑक्सीजन है। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ करती है, सही कह रहा हूँ मैं। तो बोरान की यहाँ पे सबसे कम होगी। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस लगेगा कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास चूँकि 3 हाफ फील्ड, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1, so it has 3 half filled orbitals. That's why it is extraordinarily stable due to the half filled orbitals. That's why इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, दैट्स वाई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, देन ऑक्सीजन की, देन कार्बन की, देन बोरान की, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। एटम और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास ट्रेंड होगा इसका। तो यहाँ पे जी हमारे पास चार्ली राइट आंसर है, तो हमारे पास चार्ली नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। फिर है जी 20, द प्रॉपर्टी विच डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, स्टिक करेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी, बट एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, स्टिक करेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, बट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ली राइट आंसर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड don't forget to subscribe my channel for getting the latest videos. अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और MCQs को भी डिस्कस करूँगा।